कहां तक हो गया है? चतुर्भुज पूरा हो गया है ना? क्वेश्चंस करेंगे, उसके लास्ट में मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे वर्ग देगा सर्कल के साथ में, मतलब जो के साथ मिलाकर पूछेगा, आयत को सर्कल के साथ मिलाकर पूछेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और आएंगे। ऑनलाइन में चेक कर लो आप लोग, आवाज आ रही है क्या? त्रिभुज को लिखो, त्रिभुज और वृत्त, इसके बाद तीनों के मिक्स देखेंगे क्वेश्चन। त्रिभुज, त्रिभुज और वृत्त। देखिए, त्रिभुज और वृत्त को पहले देखते हैं। त्रिभुज और वृत्त में क्या फॉर्मूले बनेंगे, किस प्रकार से उनको डील करना है। उसके बाद चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त तीनों के क्वेश्चंस कराऊंगा मिलाकर। तो त्रिभुज क्या होता है देख लीजिए, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। जैसे आपने चतुर्भुज को समझा था, वैसे ही समझिए त्रिभुज को, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। तीन भुजाएं होंगी, लेकिन तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, इसको बोलते हैं आप त्रिभुज, जिसमें तीन कोण भी होते हैं। जैसे आपने चतुर्भुज को समझा था, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें चार कोण होते हैं, वैसे ही तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं, उसको आप बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के कुछ बेसिक टर्म्स जो है उनको समझिए, फॉर्मूला को पढ़ने में आसानी होगी आपको। त्रिभुज की सिंपल सी परिभाषा, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, इसको आप त्रिभुज बोल रहे हैं। त्रिभुज क्या है? 2D आकृति है, ये समझा चुका हूं। दो ही डायमेंशन है, देख सकते हैं, एक्स डायमेंशन है और वाई डायमेंशन है। बाहर की ओर कोई जेड डायमेंशन नहीं है, दो ही डायमेंशन हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई में ही ये पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। दो ही डायमेंशन है, ध्यान रखेंगे, एक्स डायमेंशन है और वाई डायमेंशन है। इसके अलावा कोई और डायमेंशन इसमें नहीं है। तीसरा डायमेंशन होता है बाहर की ओर, जेड डायमेंशन बोलते हैं जिसको, वो इसमें नहीं है। तो 2D आकृति है, तीसरा डायमेंशन आएगा तो क्या बन जाएगा? ये को बोलेंगे क्या? क्या? प्रिज्म है ना? आपके सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन प्रिज्म बन जाएगा। कोन थोड़ी बनेगा, कोन में नीचे सर्कल होगा ना, प्रिज्म बनेगा। जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे, जब इसको आप जेड डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे तो प्रिज्म बन जाएगा। ये वो आपके सिलेबस में नहीं है। कोन शंकु आपके सिलेबस में है, वो देखेंगे आगे चल के। तो त्रिभुज में आपने क्या पढ़ा? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिस तीन कोण भी होंगे, इसको आप बोलेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स समझिए जो कि काम आएंगे आपको मूल्य जब पढ़ेंगे। अब देखिए, त्रिभुज में एक होता है माध्यिका, मीडियन, एक होता है शीर्ष लंब, मतलब एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब को ही आप ऊंचाई का नाम देते हैं, शीर्ष लंब को ही आप ऊंचाई बोल देते हैं। शीर्ष लंब, लंब, ऊंचाई सब एक ही है। तो पहले समझिए कि ये माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होता है, मीडियन और एल्टीट्यूड, क्योंकि फॉर्मूले जो बनेंगे कहीं ना कहीं इनसे रिलेट होकर ही बनेंगे। तो क्या होगा माध्यिका और क्या होगा शीर्ष लंब, इन दोनों को समझिए। इसमें नहीं पढ़ना है, देखो भाई ध्यान दो इधर पे। माध्यिका मतलब मीडियन और शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड, ये होता क्या है इसको समझो। फॉर्मूले बनाएंगे तो यहाँ पर माध्यिका और शीर्ष लंब बार बार काम आएगा। तो माध्यिका क्या होता है पता है किसी को? माध्यिका, मीडियन क्या होगा त्रिभुज का? माध्यिका किसको बोलूंगा? क्या? माध्यिका, मीडियन किसको बोलूंगा? लंब। लंब हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, डिग्री पे गिरे ऐसा कंपलसरी नहीं है। गिर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन माध्यिका का सिंपल सा मतलब शीर्ष से सामने वाली को मिलाएं का। अब वो 90 डिग्री पे गिरे तो ठीक, नहीं गिरे तो भी ठीक, लेकिन आपको शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना होता है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, वही क्या होगा आपका? माध्यिका होगा। मतलब माध्यिका क्या करेगा? अरे यार, इनका वॉइस में दिक्कत ही है क्या?
दिक्कत हो रहा है क्या यार वॉइस में? देखो एक बार जल्दी। नहीं हो रहा है कुछ लोगों को भाई, नेटवर्क थोड़ा चेक करो। मैक्सिमम लोग का ठीक चल रहा है, जिनका ठीक नहीं चल रहा है थोड़ा सा देखो। नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग के एरिया में, देख लो, रीज्वाइन करके देख लो एक बार, अगर ठीक हो जाए तो रीज्वाइन करके देखिए। देखो माध्यिका क्या होता है पहले ये समझा रहा हूं। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, ये रेखा कहलाएगी माध्यिका। अब ये 90 डिग्री पर गिरेगा नहीं गिरेगा उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे वही माध्यिका कहलाएगा। शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, जैसे ये वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी क्या है? माध्यिका है। कहने का मतलब माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटेगी। समझ आ रहा है? अगर ये पूरा 10 है तो माध्यिका 5 और 5 में बांट देगी। ये पूरा अगर मान लीजिए 12 है तो 6 और 6 में बांट देगी। 90 डिग्री पर गिरेगा, कब गिरेगा? जब त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहु होगा। समझ आ रहा है? समबाहु होगा तब गिरेगा 90 डिग्री पर वो। फिलहाल उसको छोड़िए, मैं ये बोल रहा हूं कि सामने वाली भुजा पर शीर्ष से आप लंब डालेंगे वो अलग बात हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं सामने वाले भुजा पर आपको लंब नहीं डालना है, क्योंकि लंब डालेंगे तो वो शीर्ष लंब कहलाएगा। समझ आ रहा है? एल्टीट्यूड कहलाएगा वो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी बात को समझना है। आपको क्या करना है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना है, मध्य बिंदु को मिलाना है, वही कहलाएगी माध्यिका। अब वो 90 डिग्री पर गिरे नहीं गिरे, जैसे एग्जांपल के लिए ये ट्राइंगल बना लो, ये देखो ये ट्राइंगल है। अब आपको बोला मैं इसका माध्यिका, तो क्या माध्यिका 90 डिग्री पर गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। एकदम क्लियर दिख रहा है कि माध्यिका जो है वो 90 डिग्री पर गिरेगा ही नहीं। तो माध्यिका मतलब क्या? ये शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिए, ये माध्यिका है। अब देख पा रहे हो या ये 90 डिग्री है क्या? नहीं है। तो आपका पर्पस है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, यही रेखा, यही लाइन कहलाएगी माध्यिका। तो माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। समझ आ रहा है? अब शीर्ष लंब क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है? तो सामने वाले शीर्ष से उसके सामने जो भुजा है उस पर डाला गया लंब, यही क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब या अभिलंब, या इसी को ऊंचाई बोलते हैं। अब ये दो बराबर भागों में बांटेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। समझ आ रहा है? ये दो बराबर भागों में बांटेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। ध्यान क्या देना है आपको? शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब। अब वो कहां पे गिर रहा है उससे मतलब नहीं है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे वो कहलाएगा शीर्ष लंब, और माध्यिका क्या होगा? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। पर्पस ये है। अगर मैं माध्यिका की बात करूंगा तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अगर मैं शीर्ष लंब की बात करूंगा तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये कहलाएगा शीर्ष लंब। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। तो ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। समझ आ रहा है? तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब कहलाएगा शीर्ष लंब, और शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी माध्यिका। शीर्ष लंब अभिलंब ऊंचाई एक ही है, एल्टीट्यूड या हाइट। बन जाएगा यहां तक? ये दो टर्म्स ध्यान रखेंगे, बार बार अभी यूज होगा। देख लीजिए वापस से एक बार ऑनलाइन में जो अभी जुड़े हैं देख लीजिए। त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता है, जैसे चतुर्भुज के बारे में आपने ध्यान रखा था। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, बंद होनी चाहिए, केवल तीन भुजाएं होने से काम नहीं चलेगा। ये देखिए तीन भुजाएं यहाँ पर भी है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें तीन कोण होंगे, इसको बोलेंगे आप त्रिभुज। 2D आकृति है मतलब टू डायमेंशनल,
दो ही डायमेंशन है एक्स और वाई, बाहर की ओर कोई डायमेंशन नहीं आ रहा है, तो ये 2D है, 2 डायमेंशनल आकृति है। इसके बाद ये दो टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, माध्यिका और शीर्षलंब। माध्यिका क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलेंगे माध्यिका। और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। दोनों में डिफरेंस है। माध्यिका कंपलसरी है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट देगी, लेकिन शीर्षलंब का ऐसा कंपलसरी नहीं है। 90 डिग्री जहां पर गिरेगा वही कहलाएगा शीर्षलंब। अब ये देखो, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्या, नहीं है, ये दोनों बराबर बराबर नहीं है, जबकि माध्यिका उस भुजा को दो बराबर बराबर भाग में बांटेगी ही, ये कंपलसरी है। अब अलग अलग प्रकार के त्रिभुज पढ़ने हैं। पहला लिखिए विषम बाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ की होती है, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल लिखेंगे। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। विषम बाहु को अगर समझेंगे तो विषम मतलब अलग अलग और बाहु मतलब हो जाएगा भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, मतलब अलग अलग लेंथ की, अलग अलग लंबाई की, अलग अलग माप की होंगी, उसी को आप क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। बना लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग लेंथ की हैं। ये देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ की हैं, अलग अलग माप की हैं। इसकी लंबाई मान लो a है, इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई c है। तीन कोण होंगे, तीनों कोणों का एग्जैक्ट माप क्या होगा नहीं पता है आपको, भुजाओं पे भी डिपेंड करेगा वो, लेकिन तीनों कोणों का टोटल तो 180 होगा, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का टोटल 180 होगा। तो स्केलन ट्रायंगल में आपने देखा, विषम बाहु त्रिभुज में आपने क्या समझा कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होंगी। इसकी लंबाई a मीटर या सेंटीमीटर, इसकी लंबाई b मीटर या सेंटीमीटर, इसकी लंबाई c मीटर या सेंटीमीटर, जो भी बोलो आप। अब ज्यादा फॉर्मूले आपको देखने नहीं है, मेनली आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला और परिमाप का फॉर्मूला देखना है। तो परिमाप तो आपको समझ आ ही रहा है क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। परिमाप मतलब बाहर का माप, पेरीमीटर। बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है त्रिभुज में, परिमाप और क्षेत्रफल को ही देखना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। परिमाप मतलब पेरीमीटर, बाहर का माप, तो a प्लस बी प्लस सी। अब क्षेत्रफल के फॉर्मूले को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से समझना। आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले देखे हैं, ध्यान से समझो पहले। त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपने दो फॉर्मूले देखे हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पूरे का वर्गमूल है। जहां पर एस को क्या बोलते हैं आप, हाफ पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। मतलब एस का वैल्यू अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये आपने चतुर्भुज में भी पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, कौन से चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण खींचेंगे तो ऊपर एक विषम बाहु त्रिभुज बनेगा और नीचे सेम वही विषम बाहु त्रिभुज, याद है ना। समांतर चतुर्भुज में अगर आप विकर्ण खींचते हैं तो ऊपर जो विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, सेम नीचे भी वही बनेगा। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालो और उसको डबल कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये कराया था। अब देखो क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला आप त्रिभुज का पढ़ते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। ये दो फॉर्मूले आप त्रिभुज के पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। और परिमाप क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो परिमाप का आधा। जबकि दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या, शीर्षलंब, अभिलंब, शीर्षलंब, ऊंचाई सब एक ही है। अब एक बात समझो,
सबसे ज्यादा कंफ्यूजन त्रिभुज में क्षेत्रफल को लेकर ये होता है कि कब ये फॉर्मूला लगाना है, कब ये फॉर्मूला लगाना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि कब ये वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, कब ये वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। डिपेंड करेगा सुविधा के अनुसार, आपको सुविधा के अनुसार काम करना है। सुविधा के अनुसार काम करने का मतलब क्या होगा? सुविधा के अनुसार काम करने का मतलब जब जैसी सुविधा वैसा काम करना है। शीर्ष लंब का मतलब ऑनलाइन में जो डाउट है सुन लीजिए। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, उसी को बोलेंगे शीर्ष लंब। जहां पे गिरे 90 डिग्री वही होगा शीर्ष लंब, ध्यान रखिएगा। ये शीर्ष है, ये भुजा, तो इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब, ये शीर्ष है, ये भुजा, तो इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब 90 डिग्री। लंब का मतलब ही क्या? 90 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, कब ये वाला फॉर्मूला, कब ये वाला फॉर्मूला। क्षेत्रफल के ये दो फॉर्मूले बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। किसी त्रिभुज में ये वाले फॉर्मूले को यूज करता है, किसी त्रिभुज में ये वाले फॉर्मूले को यूज करता है। आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो, दोनों दोनों ही सेम आंसर देंगे आपको। कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेम आंसर देंगे। अब जैसे विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अगर मैं आपको दे दिया हूं, तीनों भुजाएं अगर मैं दिया हूं, तो ये फॉर्मूले से तो क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। इसमें समस्या क्या होगी, ध्यान से समझना। अब इसमें क्या समस्या होगी? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार अगर मैं सी को बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, आधार अगर मैं सी को बोल रहा हूं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, ये हो जाएगा ऊंचाई। समझ आ रहा है? समझना प्रॉब्लम क्या है। क्यों बुक में ये वाले फॉर्मूले को बस लिखता है, ये वाले फॉर्मूले को विषम बाहु त्रिभुज में यूज नहीं करता है। विषम बाहु त्रिभुज में जनरली वो तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे देगा, जनरली तीनों भुजाओं की लंबाई दे देगा। तो पहला वाला फॉर्मूला तो आप आसानी से लगा देंगे, एस मिल जाएगा, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, ए बी सी पता ही है, फॉर्मूला से क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं, आधार मेरे को पता है, आधार क्या है? सी। अब ऐसा नहीं कि आधार सी ही लेना है, आधार किसी को भी ले सकते हैं, बोला हूं मैं। आधार को मैं सी लेकर चल रहा हूं, आधार को अगर मैं सी लेकर चला तो समस्या क्या हो रहा है? ऊंचाई को लेकर, ऊंचाई मेरे को क्या बताना पड़ेगा? सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, ये मेरे को पता ही नहीं है कितना होगा, और मैं निकाल भी नहीं सकता इसको। समझ आ रहा है? निकाल क्यों नहीं सकता इसको? समस्या ये है कि ये जो लंब है ये कहां पे गिरा है मेरे को पता नहीं है। मतलब ये वाला भाग कितना है नहीं पता, ये वाला भाग कितना है नहीं पता। अगर मेरे को पता होता कि ये लंब कहां पे गिर रहा है, कहने का मतलब इतना लेंथ अगर मेरे को मिल जाता, या इतना लेंथ मेरे को मिल जाता, तो मैं पाइथागोरस लगा के ये वाला हाइट को पता कर लेता और इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल बता देता। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? समस्या क्या रही है? ऊंचाई का मतलब शीर्ष लंब। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार अगर आप सी को लेते हो तो ऊंचाई क्या होगा? सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, ये होगा ऊंचाई। अब ये कितना होगा पता है क्या? मेरे को नहीं पता है। निकालने का कोशिश करेंगे कि सर पाइथागोरस लगा दो, इधर पे पाइथागोरस लगा दो, ये तो बन गया समकोण त्रिभुज। ये देखिए बन गया समकोण, पाइथागोरस लग जाएगा ना। कर्ण का वर्ग, ये रहा कर्ण, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन समस्या ये है कि इसको फाइंड करने के लिए जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना है पता है क्या? नहीं पता है। ये भी तो नहीं पता ना कितना है। ये वाला जो ट्रायंगल आप उठाओगे पाइथागोरस लगाने के लिए कि ये हाइट मिल जाएगा पाइथागोरस लगा के। समस्या ये है कि इतना भाग कितना है मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो लंब कहाँ पे गिरा है मेरे को जानकारी ही नहीं है। इसका मतलब बिना मैं इंस्ट्रूमेंट के, बिना और जानकारी के ये हाइट में पता ही नहीं कर सकता। इसीलिए बुक्स में जनरली ये फॉर्मूला को यूज करता है, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले से क्षेत्रफल आसानी से निकाल लोगे। आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, वहां से क्षेत्रफल आप दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप सारे इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, ट्रायंगल ड्रॉ करिए, जो चाप काट काट के ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखे होंगे आप। चाप काटते हैं दोनों साइड से, फिर मिलाते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, ये भुजा आपको पता है, ये हाइट आपको मिल जाएगा, 90 डिग्री डालना, ये हाइट आपको मिल जाएगा।
उसके बाद क्या करना, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आपके पास केवल फॉर्मूले हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है आपके पास, तो आपको दोनों में से कोई एक फॉर्मूला चूज करना होगा विषमबाहु त्रिभुज के लिए, और सुविधा के अनुसार कौन सा करेंगे ये वाला। दूसरे वाले में समस्या समझ आ रही है क्या है? अगर मेरे को पता होता कि ये लंब कहां गिरेगा, कहने का मतलब ये अगर एग्जाम्पल के लिए 20 है और मेरे को पता होता कि लंब जो है ये 20 को कितने कितने में बांटेगा, तो फिर मैं बना देता। समझ आ रहा है? अगर मेरे को पता होता कि ये 8 है और ये कितना है 12, अगर मेरे को ऐसा कोई बोल दे कि ये लंब जो है ऐसे पॉइंट पे गिरेगा, 8 और 12 में बांट देगा ये, तो फिर मैं बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? ये वाले ट्राइंगल को उठा लूंगा, ये ट्राइंगल को उठाऊंगा, ये ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये वाले ट्राइंगल को उठाया, ये कितना है? ए, पता है मेरे को, प्रश्न में दिया होगा ये प्रश्न में दिया होगा, ये 8 आपके मुताबिक है और ये हाइट में निकाल दूंगा। ये हाइट निकला तो फॉर्मूला 1/2, आधार कितना है 20 और ऊंचाई आपने यहां से फाइंड कर ली। लेकिन ऐसा कुछ देगा नहीं कि लंब कहां पे गिर रहा है, ऐसा कुछ देगा ही नहीं वो। समझ पा रहे हैं? तो समस्या ये वाले फॉर्मूले में क्या है? ऊंचाई को लेकर के है, आधार को लेकर के नहीं है, ऊंचाई को लेकर के है। इसी प्रकार आधार आप चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, ये देखिए आधार आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे लिए आधार हो गया, आधार किसी को भी मानो, कोई समस्या नहीं है। ये अगर मेरे लिए आधार है तो ऊंचाई क्या होगा? सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब। वही समस्या फिर से पैदा हो गई। ये जो ऊंचाई है ये मेरे को पता है क्या? नहीं पता है। आप बोलेंगे सर ये ट्राइंगल बन गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, उठा लो, ये पता है, ये निकाल लो। ये तो पता है, ये निकलेगा तब जब मेरे को क्या पता होगा? ये पता होगा। लेकिन लंब कहां पे गिर रहा है, उस भुजा को कितने कितने भाग में बांट रहा है, मेरे को नहीं पता। शीर्ष लंब और ऊंचाई का मतलब सीधा सीधा बात है, सामने वाले शीर्ष से उस भुजा पे डाला गया लंब, वो जहां पे गिर रहा है गिराना है बस। अब आप देख के तो बता नहीं सकते कि ये 20 है तो कहां पे गिरेगा, 8/12 में कि 6/14 में कि 18/2 में, कुछ पता ही नहीं मेरे को। मतलब ये हाइट आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते। अगर मैं केवल आपको ए बी सी दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि इसको आधार मान लो, ये शीर्ष से उस आधार पे लंब डालो, ये लंब बताओ कितना होगा, नहीं बता सकते बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना और जानकारी के। या तो आप और जानकारी दे दो मेरे को, या तो फिर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को प्रोवाइड करा दो ताकि मैं निकाल पाऊं मेजरमेंट करके। समझ आ रहा है? इसीलिए बुक्स में विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये फॉर्मूला यूज करता है, तो आपको भी विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ आ रहा है? दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करेंगे कि कहां से आप आंसर निकाल सकते हैं, तो आपकी सुविधा ये वाले फॉर्मूले में है। क्लियर हुआ यहां तक? आधार किसी को भी मानो, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखिए भाई। बेस आप किसी को भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही बचपन से बेस बना हुआ है आपके लिए। बेस किसी को भी, आधार किसी को भी मान सकते हो। मैं बोल रहा हूं कि आधार इसको भी मान सकते हो आप। ये देखो, ये आधार हो गया त्रिभुज का, आधार अगर ये हो गया तो ऊंचाई क्या होगा? शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, ये ऊंचाई हो जाएगा। अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगा। मतलब किसी को भी आधार मान सकते हो आप, किसी को भी आधार मानो, लेकिन उस आधार पे सामने वाले शीर्ष से लंब डालोगे, लंब डालोगे, वही क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब या अभिलंब या ऊंचाई। वही ऊंचाई इस फॉर्मूले में आता है। आपको चतुर्भुज में भी पढ़ाया हूं, ऊंचाई हमेशा पूरा परपेंडिकुलर देखना होता है। आधार इंटू ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आधार इंटू ऊंचाई, आयत का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई ही क्या था? ऊंचाई था। 90 डिग्री था ऑलरेडी वो, इसीलिए आपने लंबाई गुणा चौड़ाई बोला था। अंकित आएगा भाई समबाहु, जब वहां पे बताऊंगा। क्लियर है यहां तक? तो पहला फॉर्मूला परिमाप का ध्यान रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल का ये रहेगा, ये बन जाएगा यहां तक। चलो अगला लिखो, समबाहु। समबाहु को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं?
इक्विलेटरल बोलते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान। लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। स्टेलन बोला था पहले वाले को, ऑनलाइन में सुन लीजिए इससे पहले वाले को। यह है समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु मतलब क्या? समान, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान माप की हो, समान लंबाई की हो। नाम से ही क्लियर है, समबाहु, विषम बाहु। बाहु मतलब भुजा, समबाहु मतलब सारी भुजाएं समान माप की होंगी, विषम बाहु मतलब सारी भुजाएं अलग अलग माप की होंगी। समबाहु त्रिभुज देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज ऐसा कुछ बना लीजिए जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होंगी। तो ये ए है, ये ए है, और ये भी क्या है? ए है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। हो गया? अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में परिमाप तो लिख ही पाएंगे आप, परिमाप लिखने में कोई डाउट नहीं होगा। परिमाप कितना हो जाएगा? a प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा? 3a। परिमाप हो जाएगा 3 इंटू ए। क्लियर हो रहा है? परिमाप 3 इंटू ए, पेरीमीटर। अब एक बात समझो, क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का पहले मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, ध्यान से समझना। समबाहु त्रिभुज से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये पढ़े हैं आप, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान से समझो, एस निकालते हैं यहाँ पर, एस क्या हो जाएगा? ए प्लस ए डिवाइड बाई कितना? 3a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा एस। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो एस की वैल्यू यहां पुट करते हैं कितना? 3a/2। एस का वैल्यू पुट कर दिया कितना? 3a/2। अब ब्रैकेट में 3a/2 माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? यही आएगा ना, क्योंकि ए है, बी भी ए है, और सी भी क्या है? ए है। यहां पे भी क्या आएगा? 3a/2 माइनस ए। फॉर्मूला बना के देख रहे हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। एस 3a/2 कैसे आया? अर्ध परिमाप, a प्लस ए डिवाइड बाई 2, 3a/2। ए तो ए है, बी भी क्या है? ए है, और सी भी क्या है? ए है। तीनों भुजाएं ए और ए माप की हैं। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 3a/2, यहां समझिए 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा? आएगा a/2। 3a माइनस 2 का a में 2a, तो 3a में से 2a जाएगा, a/2। ये कितना आएगा? a/2। और ये भी कितना आएगा? अब एक बात समझिए, a/2 बाहर आके क्या बन गया? a/2। 3 को छोड़ दो अभी, a/2 पेयर बाहर आता है ना, वर्गमूल के चिन्ह से पेयर जोड़ा बन के बाहर निकलेगा। तो a/2 और a/2 का पेयर बाहर आके a/2 बन गया। a/2 और a/2 का पेयर बाहर आके क्या बन गया? a/2। बाहर ये आया, अंदर क्या बचा? √3। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यही फॉर्मूला याद करते हैं आप समबाहु त्रिभुज का। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करते हैं आप समबाहु त्रिभुज के लिए। वापस से देख लीजिए जिनको भी डाउट होगा ऑनलाइन में। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब हो जाएगा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हों, समान लंबाई की हों, उसी को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ आ रहा है? इक्वल होंगे तीनों भुजाओं को आप देखेंगे तो उनका जो लेंथ होगा वो सेम रहेगा। तो मैंने बोला ये त्रिभुज है, ए और ए हो गया ये। अब परिमाप, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a प्लस ए डिवाइड बाई, सॉरी, a प्लस ए मतलब 3a हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, पहले इससे डेराइव करते हैं क्या आएगा। तो आपने बोला क्षेत्रफल का फॉर्मूला, s के प्लेस पे क्या रखूंगा? a प्लस ए डिवाइड बाई 2, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा?
3a/2, तो s का वैल्यू पुट किया 3a/2, s का 3a/2 और a को a रखा, s को 3a/2, b को a रखा, s को 3a/2 और c को a रखा। सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा देख सकते हैं, ये हो जाएगा a/2 a/2 a/2, तो a/2 a/2 का एक पेयर बाहर, a/2 a/2 का एक पेयर बाहर, अंदर कितना बचा √3, कितना आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये बन रहा है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, बन जाएगा। अब यहां पर एक खास बात क्या होती है ध्यान से समझेंगे, समबाहु त्रिभुज में खास बात क्या होती है, जो माध्यिका होती है मीडियन और जो शीर्ष लंब होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं सेम। समझ आ रही है, जो माध्यिका होती है और जो शीर्ष लंब होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं सेम। कहने का मतलब जैसे अगर मैं शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो ये रेखा आपने क्या पढ़ी है माध्यिका, सामने वाले शीर्ष से उसके सामने जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो ये क्या होता है माध्यिका। और समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, ये 90 डिग्री पर ही काटेगी यहां पर, मतलब जो माध्यिका है वही क्या बन जाती है शीर्ष लंब। समझ आ रहा है, आप जब शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये जो रेखा आ रही है ये रेखा 90 डिग्री पर ही सामने गिरती है। कहने का मतलब जो माध्यिका है और जो शीर्ष लंब है, मतलब जो मीडियन है और जो एल्टीट्यूड है वो दोनों क्या हो जाते हैं सेम। तो यहां से बहुत सारा कंसेप्ट निकलेगा आप, क्योंकि पाइथागोरस लगाने के लिए फ्री हो गए हो आप अब। समझ आ रहा है, क्योंकि माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पर गिर रही है और दो बराबर भागों में बांट भी रही है। इससे पहले जो समस्या थी, समस्या क्या थी इससे पहले ये समस्या थी कि 90 डिग्री पर गिरी लेकिन दो बराबर भागों में नहीं बांटी, कितने भागों में बांटी नहीं पता, मतलब ये नहीं पता कितना होगा और ये नहीं पता कितना होगा। तो समस्या आ रही थी पाइथागोरस लगाने में, क्योंकि ये डेटा भी अननोन हो जा रहा था और ये डेटा तो अननोन था ही। लेकिन यहां पर ऐसी समस्या नहीं आएगी। समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है कि जब आप शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओगे, इस रेखा को आप माध्यिका बोलते हो और ये माध्यिका जो है 90 डिग्री पर ही गिरेगी। इसका मतलब जो शीर्ष लंब खींचोगे और जो माध्यिका खींचोगे वो एक ही लाइन बनेगी। समझ आ रहा है, जो शीर्ष लंब खींचोगे या जो माध्यिका खींचोगे वो दोनों एक ही लाइन बनेगी। अब यहां से कितने सारे कंसेप्ट निकलेंगे देखो, ध्यान से समझना, कितने सारे कंसेप्ट यहां से निकल के आ जाएंगे। अब ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, ये मैं खींचा माध्यिका या इसी को मैं क्या बोलूंगा शीर्ष लंब। माध्यिका है और शीर्ष लंब है तो माध्यिका की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा a/2 और ये क्या हो जाएगा a/2, और शीर्ष लंब के हिसाब से ये क्या हो जाएगा 90, ये भी क्या हो जाएगा 90। समझ आ रहा है। अब जो सेकंड फॉर्मूला था क्षेत्रफल का, ध्यान से समझो, सेकंड फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो यहां पर आधार मेरे को ए लूंगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा ये। समझ आ रहा है, आधार अगर मैं ये भुजा को लिया, ये पूरा अगर त्रिभुज का आधार है तो ऊंचाई हो जाएगा ये, और ये ऊंचाई मैं निकाल सकता हूं इस बार। समझ आ रहा है, ये ऊंचाई मैं फाइंड कर सकता हूं, तो पहले मैं ऊंचाई फाइंड कर रहा हूं। अब कैसे ऊंचाई फाइंड करूंगा देखो, रिलेशन भी ध्यान रखेंगे आप, ऊंचाई कैसे फाइंड कर रहा हूं ध्यान से देखना। ये कितना है h, ये कितना है a और ये कितना है a/2 और ये कितना है 90 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब और आधार में चिंता नहीं करना है, बीच में प्लस है, ये हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया a²/4 प्लस h²। अब यहां से ए स्क्वायर में से a²/4 को माइनस करिए, बराबर कितना h²।
कितना आ जाएगा 3a² / 4 बराबर कितना h²। आएगा यहां तक। अब h वाला स्क्वायर जो है इसको इधर लगा दो तो क्या बन जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल 3a² / 4 बराबर कितना h। तो h का वैल्यू क्या निकलेगा ध्यान दीजिए a/2 इंटू √3। h का वैल्यू क्या निकला a/2 इंटू √3। ये रिलेशन को ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपको बोल देगा समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है, माध्यिका बताओ क्या है। तो ये h क्या है माध्यिका है, यही h क्या है ऊंचाई है, शीर्ष लंब है, सब वही। समझ आ रहा है। यही h क्या है माध्यिका है ना मीडियन, और यही h क्या है शीर्ष लंब भी है। माध्यिका बोले, शीर्ष लंब बोले, ऊंचाई बोले। अगर मैं बोला समबाहु त्रिभुज का भुजा इतना है, ऊंचाई बताओ, तुरंत बताएंगे यहां से। भुजा पता है, ऊंचाई बताओ, माध्यिका बताओ, शीर्ष लंब बताओ, सब यही। समझा दे रहा हूं वापस से एक बार देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समबाहु त्रिभुज से प्रश्न हमेशा बनता है। वापस से एक बार समझा दे रहा हूं। उससे पहले एक और बात समझ लो, वापस से एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा मैं। ऊंचाई कितना आया a/2 इंटू √3, यहाँ पे रखो तो फॉर्मूले में, तो क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला निकल के आएगा जो पहले बनाए थे। आधार कितना a, ऊंचाई कितना हो जाएगा a/2 इंटू √3। ये देखो वही आ रहा है क्या √3/4 इंटू a²। देखो वही आ रहा है। वापस से पूरे समबाहु त्रिभुज को समझा दे रहा हूं क्योंकि समबाहु त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार नोट कर लीजिए, वापस से समझा दे रहा हूं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल 60-60 डिग्री के होते हैं तीनों। चाहे तो लिख सकते हैं तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। 60, 60 और 60 तीनों कोण बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस देखना, रटना नहीं है आपको, बेस बना लेना है कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब बराबर होता है। आप क्षेत्रफल निकाल ही लोगे, कुछ भी दे दे आप कैलकुलेशन कर पाओगे। बेसिक बातों को ध्यान रखिए बस। समबाहु त्रिभुज में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा क्वेश्चंस में, जबकि विषम बाहु त्रिभुज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। 3 भुजाएं देगा, क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। इसमें वेरिएशन देखेंगे आप, बहुत वेरिएशन आएगा इसमें, अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसमें। हो गया। देखो समझा रहा हूं वापस से एक बार, उसके बाद नोट कर लेना कुछ डाउट रहेगा तो। चलो ध्यान से समझो, वापस से एक बार समझा दे रहा हूं पूरा। समबाहु त्रिभुज नाम से ही क्लियर है। समबाहु मतलब समान बाहु, मतलब समान भुजा। 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तीनों भुजाओं की लंबाइयां अगर समान हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 भुजाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ये 3 भुजाएं हैं, ये और ये पूरा है ना, और ये 3 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं की लंबाइयां सेम रहेंगी। ये a मीटर या सेंटीमीटर, ये a मीटर या सेंटीमीटर, ये a मीटर या सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे आप समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब पहला फॉर्मूला परिमाप का देखिए कितना हो जाएगा a+a+a मतलब 3a। पेरीमीटर परिमाप मतलब बाहर का माप। इसके बाद क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले आपको पता है, एक तो ये वाला फॉर्मूला और दूसरा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये वाले से देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ये वाले फॉर्मूले को लगाकर रिजल्ट के पीछे जाते हैं अपन। तो एस क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बोलने का मतलब परिमाप का आधा। तो अर्ध परिमाप बोलने का मतलब परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना होगा 3a, उसका आधा कितना 3a/2। तो s हो गया 3a/2। अब वैल्यू पुट करते हैं, s का 3a/2, s 3a/2 और a तो a ही है, s 3a/2 और b भी क्या है a, s 3a/2 और c भी क्या है a है, क्योंकि a भी a, b भी a और c भी a है। 3a/2 में से a माइनस करेंगे तो a/2 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 3a/2 में से a माइनस करेंगे तो a/2, 3a/2 में से a माइनस करेंगे तो a/2। वर्गमूल के चिन्ह से जोड़ा बन बन के बाहर निकलेगा, तो a/2 का जोड़ा बन के बाहर आ गया a/2, a/2 का जोड़ा बन के बाहर आ गया a/2। अंदर में कितना बचा वर्गमूल 3। अब a² और नीचे कितना 4, तो फॉर्मूला क्या बना वर्गमूल 3/4 गुणा a का वर्ग, √3/4 इंटू a²। a मतलब भुजा, ए क्या है भुजा है। अब एक और खास बात आपने क्या समझी,
दूसरी खास बात जो कि बहुत सारे कंसेप्ट को लेकर आएगी, माध्यिका मतलब मीडियन और शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड, दोनों क्या होंगे, इसके सेम होंगे। तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण जब आप शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, तो ये जो आप रेखा खींच रहे हैं सामने वाले शीर्ष से, उसके सामने जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये भुजा सीधे कितने डिग्री पर गिरेगी, 90 डिग्री पर। मतलब यही माध्यिका, माध्यिका खींचो, मैं बोला त्रिभुज की माध्यिका खींचो, तो आपने शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया। अब मैंने बोला शीर्ष लंब खींचो, तो यही बनेगा शीर्ष लंब। मतलब जो माध्यिका थी वही क्या है, शीर्ष लंब है। मतलब यहां पर मेरे को दो दो चीजें मिल गई। अगर मैं माध्यिका या शीर्ष लंब खींचता हूं, दोनों चूंकि बराबर हैं, तो माध्यिका खींचा तो दो बराबर भागों में बांट दी, टोटल ए है तो आधा हो गया a/2 और आधा हो गया a/2। चूंकि यही शीर्ष लंब था तो ये 90 डिग्री और ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां पर आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये देखिए, ये आपने खींचा माध्यिका, या इसी को आप बोलेंगे शीर्ष लंब, या इसी को आप बोलेंगे ऊंचाई। ऊंचाई कब बोलेंगे, जब आधार किसको लेंगे, इसको लेंगे आधार। चूंकि यहां पर किसी को भी लीजिए आधार भी क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि सब आधार क्या है, ए और ए है। अगर आप यहां से डालेंगे लंब, ये देखिए, यहां से आप डालेंगे, अगर आप बोले सर मैं इसको आधार लेना चाहता हूं, ये वाले को आप आधार लेना चाहते हैं, तो ये वाले शीर्ष से डालेंगे लंब, ये क्या हो गया, 90 डिग्री, वही आएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री डाले आप, तो ये कितना होगा, a/2, ये कितना होगा, a/2। अब ये वाले ट्राइंगल को आप उठाएंगे, ये वाले ट्राइंगल को उठाएंगे, ये क्या है, 90 डिग्री। मतलब ये ट्राइंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये a/2 और ये कितना, h, ये h बनने वाला है। सब आधार a हैं, समझ आ रहा, सब आधार a है, मतलब सारी ऊंचाई क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, सारी ऊंचाई सेम रहेंगी। सब आधार ए है तो सारी ऊंचाई सेम रहेंगी। आप यहां पर आधार इसको माने हो, ध्यान से समझिए, आधार आप इसको माने हैं तो ऊंचाई ये बोले, आधार इसको मानेंगे तो ऊंचाई इसको बोलेंगे, वही तो होगी, वही होगी। आप निकाल के भी देखो वही ऊंचाई आएगी। आप ये वाले ट्रायंगल को उठाकर कोशिश करेंगे, तो ये वाले ट्रायंगल को उठाएंगे तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा, ए, तो ए स्क्वायर, ये देखिए, और ये लंब बोल दीजिए और ये क्या बोल दीजिए, आधार, पाइथागोरस के लिए। तो ये आधार कितना होगा, a/2, क्योंकि जो शीर्ष लंब है वही क्या है, माध्यिका, इसके आधा आधा में बांट दी, तो ये a/2, ये a/2। तो ये वाले ट्राइंगल को जब उठाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कर्ण का वर्ग मतलब a का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो a का वर्ग बराबर a/2 का वर्ग प्लस h का वर्ग। तो h निकालेंगे, यही चाहेगा। सारे आधार क्या हैं, सेम, तो कोई भी ऊंचाई निकालिए सेम ही आएगा। समझ आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाले में ऐसा नहीं है, इससे पहले वाले में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ऊंचाई अलग रहेगा, ध्यान से समझिए, ये वाले आधार के लिए ऊंचाई क्या रहेगा, अलग, ये वाले आधार के लिए ऊंचाई क्या रहेगा, अलग, ये वाले आधार के लिए ऊंचाई क्या रहेगा, अलग, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग लंबाई की हैं। होना भी चाहिए ना, वरना क्षेत्रफल, अगर आप बोलेंगे ऊंचाई तो सेम ही रहेगा तो क्षेत्रफल तो फिर अलग अलग आ जाएगा ना। ये वाले आधार को लेंगे, आप बोल रहे ऊंचाई तो सेम ही रहेगा सर 10, चाहे ये आधार लो, चाहे ये आधार लो, चाहे ये आधार लो, ऊंचाई तो सेम ही रहेगा। अगर ऐसा हो गया, ये वाले आधार को लेने पर इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल अलग, ये वाले आधार को लेने पर इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल अलग, ये वाले आधार को लेने पर इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल अलग आएगा। तो ऐसा नहीं है कि विषम बाहु त्रिभुज में ऊंचाई सेम रहेगी, डिपेंड करेगा, आधार ये है तो ऊंचाई ये अलग रहेगी, आधार ये तो ऊंचाई ये अलग रहेगी, आधार ये तो ऊंचाई ये अलग रहेगी। तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ की हैं, तो अगर आधार ए को मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऊंचाई कुछ आएगी, आधार बी को मान रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऊंचाई कुछ और आएगी, आधार सी को मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऊंचाई कुछ और आएगी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो हर बार क्षेत्रफल सेम आएगा। यहाँ पे आधार किसी को भी ले लो, तीनों आधार क्या रहेंगे, सेम। इसको लो तो ए है आधार, इसको लो तो भी ए है, इसको लो तो भी ए है। लेकिन ज्यादा आसान कौन सा होता है, ये वाले को लेना।
क्योंकि सीधे सीधे चीजें दिखाई देती हैं आपको, इसीलिए बचपन से आधार हमेशा इसको लेते आए हैं। ऐसा इसको लेने का कारण क्या है, चीजें थोड़ी सी आसान दिखाई देती हैं। इसको मैं आधार ले लिया, ये देखिए, इसको मैं आधार लिया तो शीर्ष से उस आधार पे लंब डाला, यही क्या है, शीर्ष लंब, यही क्या है, ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज में यही क्या है, माध्यिका है। इसका मतलब ये 90 डिग्री भी बनेगा और ये a/2 भी होगा। अब जब सेकंड फॉर्मूला मैं यूज करूंगा इसका, पहले वाले से तो आपने निकाल लिया, सेकंड फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा, इसको भी यूज कर सकता हूं। आधार कितना बोला, a, ऊंचाई मैं निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा ऊंचाई, ध्यान दो, या तो ये ट्रायंगल या तो ये ट्रायंगल उठा लो। मैं राइट वाला ट्रायंगल उठाया हूं, ये देखिए, राइट वाला ट्रायंगल उठाया, ये कितना है h, ये कितना है a/2 और ये कितना है a, ये 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, a/2 का होल स्क्वायर, a²/4, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाया तो 4a² में से a² जाएगा, 3a² बराबर h², वर्ग हटाया तो वर्गमूल लग गया, a² बाहर आ गया, a बनकर 4 बाहर आया, 2 बनकर, तो h इक्वल टू a/2 इंटू √3। अगर मैं आपको भुजा दे दिया समबाहु त्रिभुज का और पूछा उसका ऊंचाई बताओ, बता देंगे। मैं पूछा उसका माध्यिका बताओ, बता देंगे। माध्यिका दिया मतलब ऊंचाई दिया हूं, ऊंचाई दिया मतलब माध्यिका दिया हूं, ऊंचाई निकाले मतलब माध्यिका निकाले हो आप, माध्यिका निकाले मतलब ऊंचाई निकाले हो, क्योंकि जो ऊंचाई है वही माध्यिका है, वही शीर्ष लंब है, जो हाइट है वही एल्टीट्यूड है, वही मीडियन है समबाहु त्रिभुज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, h इक्वल टू a/2 इंटू √3 बन जाएगा। कहां से आ रहा है, नहीं याद रहेगा तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करो यार, पूरा बेसिक से स्टार्ट करिए आप। मैं बोला भुजा आपको दिया हूं एग्जांपल के लिए, ये देखिए भुजा दिया हूं मैं 2√3 सेंटीमीटर, तो बताओ हाइट कितना होगा, सीधे फॉर्मूला रख दो, समझ आ रहा है। भुजा दिया, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया 2√3 सेंटीमीटर, तो हाइट बताओ, तो हाइट कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 2√3 इंटू √3 डिवाइड बाई कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 आ जाएगा, समझ आ रहा है, हाइट 3 आ गया। आपको मैंने बोला ये फॉर्मूला याद नहीं था मेरे को, ये फॉर्मूला याद नहीं है, केवल मेरे को कंसेप्ट पता है समबाहु त्रिभुज के, तो कंसेप्ट पता है तो मैं क्या करूंगा, फिर पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। कुछ नहीं पता, केवल ये पता है शीर्ष लंब और माध्यिका सेम होता है। भुजा दिया है कितना 2√3, ये 2√3 है, ये 2√3 है और ये भी कितना है 2√3। ऊंचाई माध्यिका शीर्ष लंब चाहिए मेरे को, ये है मेरा, ये देखिए माध्यिका, या इसी को मैं क्या बोलूंगा, शीर्ष लंब या ऊंचाई, मतलब ये कितना हो जाएगा 90, ये 90, ये कितना होगा 2√3/2 मतलब कितना √3, ये कितना हो जाएगा 2√3/2 मतलब कितना √3, 2√3 का आधा √3 और √3। अब मेरे को ऊंचाई चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये देखो ये चाहिए मेरे को h, ट्राइंगल को अलग कर लीजिए, समकोण त्रिभुज बन गया, ये कितना है 2√3, ये कितना है और ये कितना है h, ये 90 डिग्री। कर्ण का वर्ग, ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब और आधार में कोई टेंशन नहीं लेना है, बीच में प्लस है। 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 12 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा h² बराबर 9, तो h बराबर कितना। फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, आंसर तो आ ही जाएगा। बेसिक पता होना चाहिए आपको, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक पता रखिए, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा यहां तक। अब देखिए सेकंड वाले फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल रहे थे आप, ये वाले से क्षेत्रफल निकाल रहे थे, आधार क्या है a, इसको लो तो भी a है, इसको लो तो भी a है, इसको लो तो भी a है, आधार a। ऊंचाई कितना निकाले थे a/2 इंटू √3, h का वैल्यू निकाले थे, ये ऊंचाई में रख दिया a/2 इंटू √3, तो a इंटू a कितना हो जाएगा a², 2 इंटू 2 4, √3/4 इंटू a²। ये देखिए इससे भी वही आया था क्षेत्रफल, इससे भी आ रहा है। कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज में दोनों फॉर्मूले का यूज हो सकता है, समझ आ रहा है।
जबकि विषम बाहु त्रिभुज में केवल पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे, दूसरे का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हाइट आपको मिलेगा ही नहीं। वहां पे शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों अलग अलग आएगा। तो जब आप शीर्ष लंब डालोगे तो आपको पता ही नहीं है वो कहां पे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे पता है वो आधे में गिरेगा, क्योंकि माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों बराबर हैं। 90 डिग्री बनना मतलब तुरंत समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट आ जाता है। बन जाएगा यहां तक पूरा कहानी। अब क्या देगा क्या नहीं देगा वो प्रश्न में है, कभी कुछ देगा कभी कुछ देगा, बेसिक आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज का, तो एक फॉर्मूला क्षेत्रफल का याद रख सकते हैं आप। क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर आपको कम काम करना है, जल्दी करना है, याद रखने वाली बातें इसमें क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला और जो ऊंचाई का भुजा के संबंध में क्या आया था a/2 इंटू √3, ये दो आप याद रख सकते हैं। जहां पे a क्या है भुजा, h क्या है ऊंचाई या माध्यिका या शीर्ष लंब। बन जाएगा यहां तक। याद रखने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं, इससे बाहर कोई चीज आपको देगा नहीं, इससे बाहर कोई चीज नहीं देगा आपको। समझ आ रहा है? क्षेत्रफल देगा तो भुजा निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? कभी कभी क्या करेगा, क्षेत्रफल दे देगा और क्या पूछ लेगा, ऊंचाई। क्षेत्रफल दे देगा और क्या पूछेगा, ऊंचाई। क्षेत्रफल दे दिया, रख दीजिए यहां पर, भुजा मिल जाएगा, भुजा मिल गया तो ऊंचाई मिल जाएगा। याद रखने वाली बातें ये दो हैं बस, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बन सकता, इससे बाहर। बाकी बेसिक ध्यान रखिए ताकि फॉर्मूला अगर भूल जाए तो आपको बेसिक तो पता हो कम से कम। समझ आया पूरा कहानी। अगला लिखिए समकोण त्रिभुज, ये तो पढ़ ही चुके हैं बार बार, लिख लीजिए अलग से समकोण त्रिभुज। बताओ कोई डाउट है क्या ऑनलाइन में यहां तक, जल्दी से बताओ। यहां तक कुछ डाउट है किसी को भी तो पूछेंगे। लिखो फिर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण, एक होगा ना समद्विबाहु भी बोलते हैं एक को, होगा, वो ज्यादा काम का नहीं है। मेन तो पहले 3 पढ़ो, मैं सारा पढ़ा दूंगा। आप लोग मत सोचिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मैं सारा पढ़ा दूंगा जितना भी है। जैसे चतुर्भुज आपने पढ़ा है सब कुछ, वैसे त्रिभुज में भी सब कुछ आ जाएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं भी है। जैसे समलंब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, ट्रेपेजियम वो भी मैंने लिखवा दिया था, उसके क्वेश्चंस करा दिया हूँ। जो है वो सब आ जाएगा, आप लोग उसकी चिंता मत करिए। डाउट है कुछ तो पूछिए। अंकित डाउट पूछो यार, क्या है 1/2 आधार ऊंचाई वाले में, क्या है डाउट बताओ। डाउट है तो पूछिए, कितना है क्या है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फॉर्मूला वही बनेगा ना, देखो अंकित, फॉर्मूला तो वही बनेगा, दोनों का रिजल्ट फाइनली वही मिलेगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वही मिलेगा रिजल्ट। इससे तो आपने रिजल्ट निकाला, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मिला, इससे भी रिजल्ट आपने निकाला। आधार कितना लिया आपने, ए, ये देखो आधार आपने लिया ए। अब ऊंचाई h, ये h को आपने फाइंड किया कितना, a/2 इंटू √3। आधार ये a, ऊंचाई ये h आपने फाइंड किया a/2 इंटू √3। अब a/2 इंटू √3 ऊंचाई के प्लेस पे लिख दिया a/2 इंटू √3, तो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो a स्क्वायर नीचे 4 बाजू में √3, तो क्या बनेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वही बन रहा है। सागर आ जाएगा वो, चिंता मत करो। वो जब मैं सर्वांग समता समरूपता पढ़ाऊंगा तो डायगोनल्स की बात चलेगी। समझ आ रहा है? वो ज्योमेट्री का, प्रॉपर ज्योमेट्री का सेक्शन आएगा वो, जहां पे प्रमेय पढ़ेंगे, सर्वांग समता समरूपता पढ़ेंगे, वहां पे जाएंगे, एंगल्स वगैरह को लेकर काम करेंगे वहां पर। समझ आ रहा है? कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, एंगल्स वगैरह को लेकर काम करेंगे,
तो सारी चीजें आ जाएंगी। अरे आपको अगर पूरा कैलकुलेशन करना है तो पूरा करो, फॉर्मूला याद रखना है तो दो फॉर्मूला याद रखो। दो फॉर्मूला कहाँ गया यार जो लिखा था? अगर आपको याद रखना है तो दो फॉर्मूला याद रखो। एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल का और एक फॉर्मूला है ऊंचाई, माध्यिका, शीर्षलंब, एच को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है तो ये दो फॉर्मूले याद रखो, एक क्षेत्रफल का और एक ऊंचाई का। अगर भूल गए तो पूरा बेसिक से डील करके यहां तक आना सिखाया हुआ आपको। अगर भूल गए कैसे ऊंचाई निकलेगा, भुजा दे दिया है तो भुजा दे दिया है तो ऊंचाई कैसे निकलेगा वो करा के दिखाया ना आपको। ये देखो भुजा कितना दिया था, भुजा कितना दिया था 2√3। भुजा 2√3 दिया था और ऊंचाई पूछ लिया था या माध्यिका पूछ लिया था। तो भुजा 2√3 दिया था समबाहु त्रिभुज का, ऊंचाई पूछ लिया था। ये देखो ये ऊंचाई पूछ लिया है। अब ये ऊंचाई है या माध्यिका या शीर्षलंब कुछ भी बोलो। अब ये इसको बराबर बराबर भाग में बांटा, पूरे का 2√3 है तो आधे का 2√3/2 मतलब √3, आधे का 2√3/2 मतलब √3। तो ये आधा √3 आधा √3। अब ये वाले ट्राइंगल को अलग कर लिया था। ये ट्राइंगल को जब मैं अलग किया, ये देखिए ये ट्राइंगल को जब मैं अलग किया तो ये एच है जो कि फाइंड करना है, ये √3 है और ये तो भुजा है 2√3। तो पाइथागोरस लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहां से एच निकाल दिया। सौरभ नहीं आएगा भाई, सेकंड फॉर्मूला विषम बाहु में यूज। क्या पूछ रहे हो नेहुल, पूछो यार, ढंग से पूछो यार, क्या पूछ रहे हो ताकि समझ में आए मेरे को भी। एच, एच क्या है यही तो समझा रहा हूं यार। ये एच क्या है, समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज में आपको या तो आप सिद्ध करो यार, फिर पूरे प्रमेय को पढ़ के सिद्ध करो। मैं सीधे रिजल्ट बताया हूं, समबाहु त्रिभुज जो होता है, तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण आप जब इसका माध्यिका बनाओगे, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर होने के कारण होता क्या है, जब आप इसका माध्यिका खींचोगे, माध्यिका बोलने का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये हो गया इसका माध्यिका। अब ये माध्यिका है, माध्यिका है मतलब अगर ये ए है, इसका आधा कितना हो जाएगा a/2, आधा कितना हो जाएगा a/2। अब इसका जब शीर्षलंब खींचोगे तो यही सेम लाइन मिलेगा आपको शीर्षलंब में, यही सेम लाइन मिलेगा जो माध्यिका खींचे थे, वही सेम लाइन आपको शीर्षलंब का मिलेगा। मतलब ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 90। कहने का मतलब जो माध्यिका है वही क्या है, शीर्षलंब है। समबाहु त्रिभुज में ये रिजल्ट प्राप्त होगा कि जो माध्यिका है वही शीर्षलंब है। अब अगर आप सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं इसका तो भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आधार अगर मैं ए को ले रहा हूं तो आपको बताया हूं इस फॉर्मूले में, आधार किसी को भी लीजिए, आधार अगर मैं ए को ले रहा हूं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, ये ऊंचाई। मतलब ऊंचाई बोलूं या शीर्ष लंब बोलूं वो तो पहले ही सेम था, शीर्ष लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। किसी को भी आधार लीजिए, सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब ही शीर्ष लंब है और इस फॉर्मूले में जो ऊंचाई है वही तो शीर्ष लंब होता है। जैसे विषम बाहु त्रिभुज में अगर ये आधार है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये उस आधार पे शीर्ष से डाला गया लंब यही शीर्ष लंब है और इस आधार के लिए यही क्या है, ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर आधार ये है तो यही क्या बन जाएगा, ऊंचाई। मतलब जो माध्यिका और शीर्ष लंब था वही क्या है आपका, ऊंचाई भी है। ये ऊंचाई आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इस ऊंचाई को फाइंड करने के लिए आपने ये वाले ट्राइंगल को अलग कर लिया, ये वाले ट्राइंगल को अलग किया आपने और आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। ये ट्राइंगल को अलग करेंगे आप तो ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये ए है, चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये ए थी तो ये भी ए और ये भी ए। अब इस ट्राइंगल को अलग कर लीजिए, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वही सिंप्लीफाई करके एच आपने क्या बताया, a/2 इंटू √3। ये एच को ही आप ऊंचाई का नाम दे रहे हैं, इसी एच को आप माध्यिका का नाम दे रहे हैं, इसी एच को आप शीर्ष लंब का नाम दे रहे हैं।
समझ आ रहा है? सौरभ, विषम बाहु त्रिभुज में आप यूज कर सकते हैं सेकंड फॉर्मूले को, लेकिन उसके लिए और अधिक जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए। यही समझा रहा हूं भाई शुरू से कि विषम बाहु त्रिभुज में सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन और अधिक जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए, या फिर आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या लिख रहे हो यार, नींद में हो क्या यार? सर दिया है और भुजा निकालना है तो क्या करें? क्या लिख रहे हो यार? सर दिया है और भुजा निकालना है। क्या समझू इसका मतलब यार मैं? सर दिया है और भुजा निकालना है, क्या समझू इस बात को बताओ ना यार। 1 घंटा 1 मिनट हो गया है, अभी तक मैं 2 ट्रायंगल पढ़ा पाया हूँ आपको। क्या पूछ रहे हो? क्लियर तो पूछो यार, क्लियर पूछो तब तो समझू मैं यार। और क्या ही समझू, सब तो बता ही दिया हूँ। 6 बार बता चुका हूँ, 2 बार बताने से 6 बार तो पहुंच ही चुका हूँ। फिर भी पूछो। एच दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो बन तो जाएगा ना यार। ये 2 लिख दिया हो भाई, एच दिया है तो ए निकाल लो, ए निकल गया तो क्षेत्रफल बता दो यार। एच दिया है, आई हाइट दिया है, माध्यिका दिया है तो क्या बता दोगे? भुजा। भुजा बता दिए तो क्षेत्रफल बता दो यार। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण होगा 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण होगा 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण होगा 90 डिग्री का। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और पेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज में, ये तो पहले भी बता चुका हूं। समकोण त्रिभुज अगर है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण किसको बोलते हैं समझा चुका हूं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलते हैं आप। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली भुजा को आप क्या बोलेंगे? कर्ण। अब एक बात समझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो अलग अलग ही रहेगा। समझ आ रहा है? तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप क्या बोलते हैं? कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा? सी। तो क्या लिखेंगे? सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये तो पाइथागोरस प्रमेय की बात हो गई। अभी मैं क्षेत्रफल और परिमाप की बात करूंगा। ये तो पाइथागोरस प्रमेय की बात हो गई। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, उस त्रिभुज को बोलेंगे आप समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कर्ण को सी बोल रहा हूं, ये वाली भुजा को सी बोल रहा हूं, तो इस त्रिभुज के लिए सी क्या हो जाएगा? कर्ण। 90 डिग्री जिसपे नहीं बनता, टच नहीं होता, उसी को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे परिमाप लिखना चाहूंगा मैं, तो परिमाप तो लिख ही सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर, क्षेत्रफल का दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन बुक्स में जनरली सेकंड फॉर्मूला यूज करता है। बुक में सेकंड फॉर्मूला जनरली यूज करता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि वो लगाना आसान है। समझ आ रहा है? समझो बात को, क्यों लिखता है वो सारी बातें आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही होंगी अब, कि विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला वैसा क्यों बुक में लिखा रहता है, समबाहु का ऐसा क्यों लिखा रहता है। समकोण को समझो, समकोण का फॉर्मूला
आप चाहें तो क्षेत्रफल में ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बिल्कुल लगा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है लगाना। ये फॉर्मूला लगाइए, क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल। समझ आ रहा है? एस तीनों का योग बटा 2, अर्ध परिमाप एबीसी आपको दिया रहेगा, या फिर हो सकता है केवल 2 ही भुजाएं आपको देगा, तो तीसरी पहले निकालनी पड़ेगी। कैसे? पाइथागोरस लगाकर। समझ पा रहे हो बात को? जनरली कभी कभी क्या करेगा, 2 भुजाएं दे देगा, ये दोनों दे देगा, तो पहले क्या निकालेंगे? ए। पाइथागोरस लगा के 2 भुजाएं दी हैं तो तीसरी बता दोगे ना। पाइथागोरस लगा लोगे, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाना। 2 भुजाएं दिया है तो एक भुजा तो और बता ही सकते हो आप। इन तीनों में से कोई 2 दे देगा तो एक तो बता ही दोगे आप। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा फॉर्मूला की जब मैं बात करता हूं, दूसरा फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब एक बात समझो, तीनों भुजाएं मेरे को पता है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन क्यों मैं इतना लेंदी काम करूं, जबकि ये लगाना बहुत आसान है? क्यों आसान है? समझो इस बात को। अगर मैं आधार इसको मान लेता हूं, किसी को भी आधार मान सकता हूं, अगर मैं इसको आधार मान लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ऊंचाई। और ये दोनों तो पता ही है ना, तो ये लगाना ज्यादा आसान है मेरे लिए। इसको लगा के काहे के लिए इतना कैलकुलेशन करूंगा, एस निकालूंगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर पूरे का वर्गमूल। जबकि यहां पर आधार, मैंने बोला किसी को भी आधार मान सकते हो, आप इसको आधार मानो तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये। समझ आ रहा है? तो आधार क्या रखेंगे? बी। ये देखिए, आधार क्या रखेंगे? बी, ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए। खत्म हो गया काम। अब आपने बोला सर आधार तो किसी को भी मान सकते हो, तो मैं तो इसको आधार मानूंगा। ये देखिए, मैं आधार किसको मान रहा हूं? इसको। तो आधार किसी को भी मानो, यही समझा रहा हूं। ऊंचाई क्या हो जाएगा? शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, तो ये लंब ही तो है। तो अगर मैं आधार इस बार बोला किसको? ए को, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? बी। तो भी तो आंसर सेम ही आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्यों यहां पर सेकंड वाला फॉर्मूला बुक में लिखा रहता है, इसका कारण बता रहा हूं आपको। क्योंकि जो आसान है उसी को लिखेगा बुक में, कॉम्प्लिकेटेड को तो लिखेगा नहीं। आप लगा के देखना, निकल जाएगा यहां से। लेकिन जब सेकंड फॉर्मूला बोल रहा है आपको, ट्रायंगल में, विषमबाहु त्रिभुज में ये आधार है तो ये ऊंचाई, अगर ये ऊंचाई मेरे को पता होता तो मैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगाता। काहे के लिए एस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? अगर विषम बाहु त्रिभुज में ये आधार मेरे को पता है, ये क्या रहेगा? अगर ये ऊंचाई मेरे को मिल जाता, शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, ये ऊंचाई मेरे को मिल जाता तो मैं इसको लगाता। काहे के लिए एस वाला फॉर्मूला यूज करता इतना लेंदी? लेकिन समस्या क्या था, ये मेरे को पता ही नहीं है, ना तो मैं निकाल सकता हूँ, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहा था। जबकि यहाँ पे आधार इसको मानूंगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे डाला गया लंब, बेस ये है, तो हाइट क्या हो जाएगा? ये। आपने बोला बेस किसी को भी मानना है सर, तो बेस इसको मानो इस बार आप। बेस इसको मानूंगा तो सामने वाले शीर्ष से उस बेस पे डाला गया लंब। आधार ए तो ऊंचाई बी, आधार ए तो ऊंचाई बी। समझ आ रहा है? कोई एक आधार बनेगा तो उसके लिए ऊंचाई ये, आधार ये बनेगा तो ऊंचाई ये। अब आपका दिमाग चलेगा कि आधार इसको मान के देखो सर एक बार। अगर आपका दिमाग ऐसा चल रहा है कि आधार इसको मान के देखो सर, आधार में इसको मानना चाहता हूं, एबीसी तीनों पता है, इसका रोल खत्म हो चुका है क्योंकि एबीसी तीनों मेरे को पता है। इसका रोल पता है क्या है? 2 पता है तो 1 निकालना है। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का रोल केवल और केवल कितना रहता है कि समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है, उसमें 2 भुजाएं पता है, तीसरी चाहिए, तो पाइथागोरस लगा के निकाल लो। और कोई रोल इसका नहीं है, और कोई रोल इसका नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का रोल केवल और केवल इतना है कि समकोण त्रिभुज जैसा कोई त्रिभुज बन रहा है, उसमें 2 भुजाओं की जानकारी मेरे को दी गई है, तीसरी भुजा मेरे को चाहिए तो पाइथागोरस दे देगा आपको। समझ आ रहा है? लेकिन अब इसको छोड़ो, अब बात कर रहा था मैं इसको आधार मानने की। अगर आप इसको आधार मानते हो, मतलब आधार किसको मानता हूं मैं? सी को। आधार में मानता हूं सी को, एबीसी तीनों पता है, आधार मानता हूं सी को, ऊंचाई क्या होगा? ये हो जाएगा। कितना होगा मेरे को पता ही नहीं है, कहां पे लंब गिरेगा मेरे को ये भी नहीं पता है।
तो ये ऊंचाई मेरे को पता ही नहीं है, इसीलिए आधार में सी को मान के काहे के लिए कॉम्प्लिकेटेड करूंगा। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मानना है तो मानो, फिर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लेके निकालने बैठो कि ये कितना होगा, उसके लिए पहले बनाना पड़ेगा पूरा ट्राइंगल, फिर ये निकालना पड़ेगा कितना होगा, या फिर कुछ और जानकारी की आवश्यकता होगी। तो आधार आप सी को भी मान सकते हो, ये बोल रहा हूं मैं। लेकिन क्यों नहीं मानेंगे, उसकी जो ऊंचाई ये हो जाएगा और ये मेरे को पता ही नहीं है कितना होगा, कहां पे गिर रहा है मेरे को ये भी नहीं पता है। इसीलिए आधार में सी को कभी लूंगा ही नहीं। या तो आधार बी को लूंगा तो ऊंचाई ए, आधार ए को लूंगा तो ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो सेकेंड फॉर्मूला लगाना यहां पर ज्यादा आसान है। सिंपल सी बात है, इसके लिए मेरे को तीनों भुजाओं की लंबाइयां चाहिए, इसके लिए केवल दो की भी चल जाएगी। समझ आ रहा है? वो दो में कौन कौन सा, ये और ये तो लगाने के लिए तीनों चाहिए। जब तीनों मिल गया है मतलब दो तो पता ही है मेरे को। ये तभी लगेगा जब तीनों लंबाइयां मेरे को पता होंगी। अब इसको लगाने से अच्छा है मैं सीधे इन दोनों को लेके ये फॉर्मूला लगाऊंगा और क्षेत्रफल निकाल दूंगा। तो समकोण त्रिभुज में जनरली आप कौन सा यूज करेंगे, ये इसको कर सकते हैं लेकिन ये करेंगे आप। समझ आया? कारण समझा रहा हूं बुक्स में क्यों ऐसा लिख देता है वो। तो आधार किसी को भी ले सकते हो ट्राइंगल का, उस आधार पे सामने वाले शीर्ष से लंब डालो। समबाहु में दिक्कत नहीं था क्योंकि वो लंब ऊंचाई आप निकाल सकते हो। विषम बाहु में दिक्कत था, नहीं निकाल सकते। यहां पर आधार इसको मानूंगा तो ऊंचाई पता है, आधार इसको मानूंगा तो ऊंचाई पता है, लेकिन आधार इसको मानूंगा तो ऊंचाई नहीं पता है। इसीलिए आप ये वाले को लगा लो, क्योंकि आधार इसको मानूंगा तो ऊंचाई पता है, आधार इसको मानूंगा तो ऊंचाई पता है। इसको क्यों मानोगे यार? आपको आंसर निकालना है, जहां से आंसर निकलेगा वो काम करेंगे। बाकी इसको भी लगा के देखना, आंसर वही आएगा। तीनों भुजाएं पता है। पाइथागोरस का काम केवल इतना है, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकाल लो। कोई भी दो भुजा पता है, ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हो, ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हो, ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हो। बन जाएगा यहां तक? देख लो तीनों त्रिभुज को, दोनों फॉर्मूले तीनों त्रिभुज में लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या डेटा दिया है, आप कितना कैलकुलेशन करना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। कल्याणी समझ आया आपको क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है भाई पीछे? वृत्त में आ जाओ। समद्विबाहु करके एक और त्रिभुज है, उसको पढ़ाऊंगा जब ज्योमेट्री का प्रॉपर सेक्शन आएगा। इसके लिए थ्योरम्स हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, ऐसे थ्योरम्स आएंगे वहां पे। उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। चलो वृत्त में आ जाओ। सर्कल, इसके फॉर्मूले लिखिए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे फिर 1 घंटा। इसके पहले क्वेश्चंस लिखिए, फॉर्मूले लिखिए इसके। वृत्त का परिधि क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। याद है बताया था कहां से बनता है ये, पाई कहां से आया है बताया था, याद है? पाई कहां से आया है? देखो यार, पाइथागोरस पहले लगाएंगे कि क्षेत्रफल निकालने से पहले, डिपेंड करेगा ना क्या दिया है क्या नहीं दिया है यार। सिंपल सा दिमाग लगाओ यार, ये भुजा और ये भुजा मेरे को चाहिए क्षेत्रफल के लिए, ये मैं लगाना सही नहीं समझूंगा, यहाँ पर मैं ये लगाऊंगा। इसके लिए मेरे को चाहिए क्या, ये भुजा और ये भुजा। समझना बात को, मेरे को चाहिए कौन कौन सी भुजा, ये भुजा और ये भुजा। अगर प्रश्न में मेंशन कर दिया है कि ये भुजा इतना है, ये भुजा इतना है, तो फिर क्षेत्रफल बता दो। लेकिन प्रश्न में मेंशन क्या करेगा कि समकोण त्रिभुज का कर्ण इतना है और लंब इतना है, तो क्षेत्रफल बताओ। समझ आ रहा है? प्रश्न में मेंशन क्या करेगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण इतना है हाइपोटेनियस और लंब इतना है, तो आप क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो आपको कर्ण दिया है मतलब क्या दिया है, ये दे दिया है समकोण त्रिभुज का कर्ण, इसको बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ये दे दिया है। और मान लो ये दे दिया है, आप चाहो तो आप इसको भी लंब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जैसा बचपन से सुनते आ रहे हो वैसा मान लेना, ये दे दिया है और ये दे दिया है।
चाहिए क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए ये भुजा चाहिए ही रहेगी मेरे को, तो ये भुजा पहले निकालना। कहां से निकलेगी? पाइथागोरस लगा के। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये भुजा मेरे को मिल जाएगी। उसके बाद आप क्षेत्रफल निकाल लो। समझ आ रहा है? उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लो, या तो ऊपर वाले फॉर्मूले को लगाओ, ऊपर वाले को लगाओगे तो तीनों डेटा का यूज होगा, नीचे वाले को लगाओगे तो इन दोनों डेटा का यूज होगा। समझ आया? समझ आया आपको? ऑनलाइन में जिनका डाउट था ये। वृत्त के परिधि की बात कर रहा था, उससे पहले पाई के बारे में आपको पूरी कहानी बताया था, याद है? पाई का कहां से ये जन्म हुआ है, क्या है पाई, ये पूरा कहानी आपको बताया था, याद होगा ना? याद है ना ये पाई का कहानी? देख लो फॉर्मूला कहां से बनता है। पाई का कहानी आपको बताया था, देख लो एक बार फटाफट। पाई का कहानी आपको क्या समझाया था, पाई क्या होता है, तो ये आपको बताया था। कैसा भी वृत्त बनाओ, कैसा भी वृत्त बना लो, छोटा बड़ा कैसा भी वृत्त बनाओ, होता क्या है? डायमीटर तो पता है वृत्त का किसको बोलते हैं? व्यास। पता है ना व्यास किसको बोलते हैं? व्यास। डायमीटर मतलब केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिला दो। केंद्र से होते हुए, ध्यान रखिएगा, सेंटर से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिला दो। सेंटर से होते हुए मिलाओगे तभी वो व्यास होगा भाई। सेंटर से होते हुए जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर को मिला दो, वही क्या होगा? डायमीटर या व्यास। समझ आ रहा है? जबकि सरकमफ्रेंस क्या होता है? परिधि। पता है परिधि? परिमाप के जैसा ही परिधि वर्ड यूज होता है। परिमाप या परिधि मतलब क्या? ये बाहर का माप, ये क्या है? परिमाप, या इसी को वृत्त के केस में परिधि बोल देते हैं। आप परिमाप ना बोलकर परिधि बोल देते हैं। परिमाप आप किसमें बोलते हैं? चतुर्भुज में और त्रिभुज में, जबकि उसी चीज को क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, परिधि। अब कैसा भी वृत्त बनाओ, होता क्या है? वृत्त में ये आपको समझाया था, जो सरकमफ्रेंस है और जो डायमीटर है, उसका रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। समझ आ रहा है? कैसा भी वृत्त बनाओ, इस वृत्त के सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इस वृत्त के सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो वही वाली कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। इस वृत्त के सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो वही कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। कैसा भी वृत्त हो, छोटा बड़ा कैसा भी बना लो, उसके सरकमफ्रेंस मतलब परिधि को उसके व्यास से भाग दोगे। परिधि को उसके व्यास से भाग दोगे, मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? 3.14159। 3.14159 हमेशा यही आएगा, 3.14159। कैसा भी वृत्त बनाओ, आप कैसा भी बना लो वृत्त। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि छोटे से बनाऊंगा उसमें क्या होगा, उसमें भी यही आएगा। बहुत बड़ा बना लो उसमें भी यही चाहेगा। कैसा भी वृत्त हो, किसी भी वृत्त की बात कर रहा हूं, कोई भी वृत्त हो, उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर मतलब परिधि और व्यास का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे तो ये आता है 3.14159। चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। समझ आ रहा? 3.14159 चलते रहेगा। इसी कांस्टेंट वैल्यू को कोई ना कोई नाम देना था, तो गणितज्ञों ने इसी कांस्टेंट वैल्यू को नाम क्या दिया? पाई। अब हर बार वही आएगा तो उसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। उस नाम को उन्होंने क्या दिया है? पाई। पाई ही क्यों दिया है, अब इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। पाई ही क्यों दिया है ये नहीं पता, लेकिन पाई दिया है उन्होंने इस कांस्टेंट वैल्यू को। समझ आ रहा है? जैसे अल्फा बीटा गामा, वैसे पाई कुछ नोटेशन होते हैं, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को उन्होंने पाई नाम दिया है, पाई। समझ आ रहा है? ये पाई क्या होता है, समझ पा रहे हो कहां से आया पाई? किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर है, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट वैल्यू को नाम दिया गया है पाई। और वो कांस्टेंट वैल्यू जो है, ये कितना होता है? 3.14159। चलते रहेगा। समझ आ रहा है? मैंने समझाया था, याद होगा क्लास में, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ये याद होगा आपको। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, आप यहां से पाई लिए हो तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है 3.14159।
विदाउट रिपीटेशन चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जबकि 22/7 करके देखना कैलकुलेटर में 3.14, इसके बाद से ऐसा नहीं मिलेगा, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? 3.14159 एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा होता है, जबकि 22/7 करने पे वो प्राप्त नहीं होता है। मैं करके दिखाया था आपको, 22/7 करने पे क्या प्राप्त होता है? 22/7 करने पे क्या प्राप्त होगा पता है? ये देखो 22/7 करने पे आपको प्राप्त क्या होता है? 3.142857 ये ऐसा चालू हो जाता है। 22/7 करने पर ये प्राप्त होता है, जबकि पाई का वो वैल्यू है ही नहीं। समझ आ रहा है? अगर रिपीटेशन चालू हो गया तो आपको समझाया था, ये तो हो गया रिक्यूरिंग आवर्ती, याद है ना आप लोग को? अगर पाई का वैल्यू 22/7 ले दिए तो पाई कहां पे बैठेगा? रिक्यूरिंग में, आवर्ती में बैठेगा। जबकि पाई बैठता कहां है? नॉन रिक्यूरिंग में, अनावर्ती में, क्योंकि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट ये होता है, रिपीटेशन नहीं होता है। आपने पढ़ा था अशांत में दो टाइप का अशांत होता है, एक होता है आवर्ती रिक्यूरिंग और एक होता है अनावर्ती नॉन रिक्यूरिंग। समझ आ रहा है? अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, दो टाइप का, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीटेशन के साथ खत्म नहीं होगा और अनावर्ती का मतलब बिना रिपीटेशन के खत्म नहीं होगा। तो पाई कहां बैठा था? अशांत में। कहां पे? अनावर्ती में, नॉन रिक्यूरिंग में, क्योंकि इसका वैल्यू एक्चुअल में ये होता है 3.14159। इसी के तहत आपको मैंने ये भी बताया था कि पाई दिवस 14 मार्च को 1:59 पर बनाया जाता है, 1:59 पर। यहीं से लिया गया है, देखो 14 मार्च 1:59 पर, यहीं से लिया गया है वैल्यू। समझ आ रहा है? जबकि 22/7 कर दोगे तो पूरा पाई दिवस का खेल ही खत्म हो जाएगा। 22/7 के तो पाई दिवस चेंज ही हो गया, फिर तो आपका समय ही चेंज कर दिए पाई दिवस का है। देखो 1.142857 और रिपीटेशन हो गया तो आपको रखना पड़ेगा आवर्ती में, रिक्यूरिंग में। जब क्या आप रखते कहां है? नॉन रिक्यूरिंग में, अनावर्ती में, क्योंकि रिपीटेशन होता ही नहीं है भाई। एक्चुअल वैल्यू ये है। आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट उठा लो, एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालो, उसका डायमीटर निकालो, डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है? एक इंस्ट्रूमेंट लो, सर्कल ड्रॉ करना सीखे होगे बचपन में, 9th में 10th में ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखे होगे। तो सर्कल ड्रॉ करो, उसका सरकमफ्रेंस निकालो कितना है, उसका डायमीटर निकालो, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करो, ये मिल जाएगा। फिर बड़ा सर्कल बनाओ, उसका सरकमफ्रेंस निकालो, डायमीटर निकालो, डिवाइड करो, वही मिलेगा आपको, अगर सही आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो। हमेशा कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट वैल्यू को पाई नाम दिए हैं आप, ये देखिए पाई। तो पाई का वैल्यू ये होता है। अब 22/7 क्यों पढ़ते हैं? तो मैंने आपको बताया था, दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्धतम रूप देखा जाता है। मैथ्स का नियम है ये, दशमलव के बाद 2 अंकों तक। तो 22/7 भी दशमलव के बाद 2 अंक तक क्या दे रहा है? 1 4। और पाई का एक्चुअल मान भी दशमलव के बाद 2 अंक में क्या है? 1 4। इसीलिए बचपन से पाई का मान 22/7 पढ़ाते आ रहे हैं। तो पाई का मान 22/7 है, अप्रोक्सीमेट मान है, अप्रोक्सीमेट मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का। एग्जैक्ट मान ये है। 22/7 ले दोगे तो पाई तो हो जाएगा परिमेय, रैशनल नंबर, लेकिन पाई क्या है? इररैशनल, अपरिमेय। आप ऐसा बोल सकते हो पाई 22/7 है तो पाई को परिमेय में रखो, फिर रैशनल में रखो, जबकि पाई को रखते कहां पे हैं? इररैशनल में, अपरिमेय में रखते हैं। कारण है ये मान होता है पाई का, ये तो होता ही नहीं। दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्धतम रूप देखा जाता है। तो दशमलव के बाद 2 अंकों में पाई का मान 3.14 है और 22/7 भी वही दे रहा है। इसीलिए पाई का अप्रोक्सीमेट मान आप क्या लेते हैं? 22/7। अब देखो, जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप बार-बार बोल रहे थे 2 पाई आर, कहां से आ रहा है? तो C बाई डी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना? पाई। तो C इक्वल टू कितना हो गया? D इंटू पाई, और D कितना होता है? 2R। तो ये क्या हो गया? C बराबर 2 पाई आर। समझ आ रहा है? देख पा रहे? C बाई डी इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वैल्यू को आप क्या बोल रहे थे? पाई बोल रहे थे ना, वो कांस्टेंट वैल्यू को पाई। अब C इक्वल टू डी इंटू पाई, डी मतलब क्या? रेडियस का डबल, डायमीटर व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, मतलब डी का वैल्यू 2R। तो 2R इंटू पाई, मतलब C इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई आर।
जहां पे पाई का अप्रोक्सीमेट मान क्या रखना होता है 22/7। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22/7 ही लेना, वही तो बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 22/7 ही लेना है। चलो फॉर्मूले लिखो फटाफट। समझ आया पाई के बारे में कहानी? त्रिभुज हो गया है, वृत्त में आ जाओ। वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त का केंद्र है ओ, केंद्र ओ, केंद्र ओ है और इसका त्रिज्या क्या है आर। त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या है आर। त्रिज्या मतलब केंद्र से किसी भी कॉर्नर को मिला दो, वही क्या है त्रिज्या। केंद्र से किसी भी कॉर्नर को मिला दो, वो त्रिज्या है। व्यास आपको बताया केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिला दो, केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिला दो, तो ये क्या है व्यास। ये देखिए ये सब व्यास हैं। केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिला दो तो ये व्यास हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं व्यास जो है त्रिज्या का क्या है डबल, डबल है ना। व्यास जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्यास जो है मतलब डी जो है ये किसके बराबर होगा 2 इंटू आर। ये संबंध होता है व्यास का त्रिज्या के साथ, या त्रिज्या जो है ये व्यास का क्या होगा आधा। ये तो सिंपल सा जो कि सभी को पता होगा। त्रिज्या जो है ये व्यास का आधा, या व्यास जो है ये त्रिज्या का डबल। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, या रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना होगा 5। डायमीटर 15 है तो रेडियस कितना होगा 7.5। रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर कितना होगा 10। एक होता है क्या बोलते हैं उसको जीवा, कॉर्ड। क्या होता है ये जीवा, ये पढ़ेंगे जब थ्योरम्स वहां पे पढ़ाऊंगा। जीवा क्या होता है कॉर्ड। सेंटर से गई तो जीवा होगी कि नहीं होगी। डायमीटर भी जीवा ही है। डायमीटर वृत्त का सबसे बड़ा कॉर्ड है। समझ आ रहा है, ऐसा स्टेटमेंट कई बार आ चुका है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। कॉर्ड का मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा आगे चल के। ये सब ये देखो ये सब क्या है जीवा। ये देखो सेंटर से होकर जाना कंपलसरी नहीं है, जा रहा है तो और अच्छी बात है। ये देखो जाना कंपलसरी नहीं है, ये सब क्या है जीवा। ये देखो ये सब क्या है वृत्त की जीवा। ये पढ़ेंगे आप, इसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। समझ आ रहा है, ये जीवा है कॉर्ड। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास। सोच सकते हो ना। ये देखो सबसे बड़ी जीवा क्या आएगी, ये आएगी सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये पूछा है एक दो बार व्यापम में। वृत्त की थ्योरम्स में पढ़ाऊंगा वो सब। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा पे लंब डालेंगे तो दो बराबर भाग में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सब पढ़ाऊंगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, उसका व्यास पढ़ाऊंगा। जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब क्या करेगा, वो थ्योरम्स हैं, वहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो वो सब अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जीवा वही बोल रहा हूं। बन जाएगा यहां तक। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैं रेडियस के टर्म में बता रहा हूं, डायमीटर के टर्म में आप चाहें तो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आर के प्लेस पे क्या लिख देंगे d/2, लेकिन आवश्यकता नहीं है। रेडियस के टर्म में ध्यान रखो, डायमीटर प्रश्न में दिया है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेना। डायमीटर दिया है 10 तो रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया पाई आर स्क्वायर, यूनिट मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। परिधि सरकमफ्रेंस अभी बताया ये परिधि 2πr। सरकमफ्रेंस परिधि को बोलते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर। लेंथ ही तो है, वृत्त को खोल दीजिए तो एक सीधा रेखा प्राप्त हो जाएगा। तो लेंथ ही तो है वृत्त। अगर इसको खोल देंगे आप, यहां से पकड़िए ऐसा ओपन कर दीजिए तो एक लाइन मिलेगा, मतलब लेंथ ही तो है। जैसे परिमाप का यूनिट क्या था मीटर सेंटीमीटर, वैसे ही सरकमफ्रेंस परिधि का यूनिट भी क्या होगा मीटर या फिर सेंटीमीटर। ये दो फॉर्मूले हो गए क्षेत्रफल का और परिधि का।
बन जाएगा। अब वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ आ रहा है, एक त्रिज्या खंड काटेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आएगा, ये तो बन जाएगा। चलो, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, समझो क्या बोलना चाहता हूं, ये बहुत आसानी से निकालेंगे, देखना। मैं थीटा डिग्री का एक त्रिज्या खंड काट देता हूं, एक सेक्टर काट देता हूं, थीटा डिग्री का एक सेक्टर काट के मैं अलग कर रहा हूं, थीटा डिग्री का एक सेक्टर में काट के अलग कर रहा हूं, ये सेक्टर में काट के अलग कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। ये सेक्टर में काट के अलग कर दिया हूं, ये देखिए, ये सेक्टर में काट के अलग कर दिया हूं थीटा डिग्री का, इसका क्षेत्रफल मेरे को चाहिए। अब बहुत आसान है समझना, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। पूरे वृत्त की बात करूंगा, मतलब कितना डिग्री था, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बना था, अबे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना यार। 360 डिग्री के लिए पूरे वृत्त के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं, पूरे की, पूरे वृत्त की बात कर रहा हूं, मतलब एंगल कितना, 360। 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर था। कुछ खाने को मंगाना, कुछ खाने को मंगाना पा रहा हूँ। 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब कितने डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए। तो एक डिग्री के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, एक डिग्री के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा कितना, इसमें तो डाउट नहीं है। 4 संतरों का मूल्य 12 रुपए, तो एक का मूल्य 12/4। वैसा ही एक एक नियम लगा रहे हैं जो बचपन में पढ़े हैं आप। समझ आ रहा है, 4 संतरों का मूल्य 12 रुपए, तो एक का मूल्य 12/4। तो 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो एक डिग्री के लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो थीटा डिग्री के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया, थीटा डिग्री के लिए क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा, ये बन गया फॉर्मूला। समझ आ रहा है, वही काम कर रहे हो। 4 केले का मूल्य 12 रुपए, तो 15 का मूल्य बताओ, तो एक का मूल्य 12/4, 15 का मूल्य 12/4 इंटू 15। तो 360 डिग्री के लिए फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो एक डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360, तो थीटा डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। प्रश्न में क्या करेगा, 60 डिग्री का सेक्टर काट के निकाल देगा, उसका त्रिज्या दे देगा। समझ आ रहा, त्रिज्या तो सेम ही रहेगा ना, अरे ये त्रिज्या है, देखो यही त्रिज्या है। इस वृत्त का त्रिज्या बोलूं या सेक्टर का बोलूं, बात तो एक ही है ना। वृत्त का त्रिज्या बोलूं या सेक्टर का बोलूं, बात तो एक ही है। तो आपको क्या करेगा, 60 डिग्री का एक सेक्टर काट के निकाल दिया है वृत्त का, उसका त्रिज्या इतना है, क्षेत्रफल बताओ, बता देंगे यहां से। त्रिज्या दे दिया है तो क्षेत्रफल बता देंगे, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। त्रिज्या दे दिया, थीटा कितना, 60, क्षेत्रफल बता देना। कभी क्षेत्रफल देगा तो क्या पूछ लेगा, त्रिज्या पूछ लेगा, क्षेत्रफल देगा तो त्रिज्या पूछ लेगा, बन जाएगा ये। दूसरा है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बोलने का मतलब ये त्रिज्या खंड जो काटे हैं, इसके चाप की लंबाई। चलो आप ही लोग निकालोगे इसको, ये लंबाई चाहिए मेरे को। चलो बताओ, जिससे पूछूंगा, उस आर्क, उस चाप की लंबाई बतानी है आपको, उस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, तो बनाओ यार, सिंपल सा है यार। ठीक, सागर बहुत बढ़िया, उर्वशी ठीक, बन गया, ठीक। बताओ यार आशीष, क्या रहा है, जल्दी बनाओ, छोटा सा फॉर्मूला और है, इसके बाद 5 मिनट ब्रेक दूंगा, इसके 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटे क्लास और लूंगा, केवल क्वेश्चंस करेंगे जितना पढ़े हो। बताओ यार, इधर क्या देख रहे थे, अभी बता रहा था तुम्हें, बताओ क्या होगा फॉर्मूला इसका, इतना समय क्या लगा रहे हो यार। चलो आजू बाजू बताओ, उनके, उन्हीं के आजू बाजू। क्या यार, इतना सिंपल सा दिमाग नहीं चला पाते हो आप लोग।
कितना होगा बताइए आप? बढ़िया। अरे पूरे के लिए 2 पाई आर था यार। हाँ यार, 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर था। 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बटा 360। थीटा डिग्री के लिए 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। पूरे सर्कल के लिए आपने देखा था ना, पूरे सर्कल के लिए कितना था? 2 पाई आर। पूरे सर्कल के लिए लेंथ ऑफ आर्क, परिधि तो था। ऑनलाइन में काफी लोग बता रहे थे। ठीक, पूरे सर्कल के लिए मतलब 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए क्या था लंबाई? 360 डिग्री के लंबाई था 2 पाई आर। 1 डिग्री के लिए लंबाई कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बटा 360। तो थीटा डिग्री के लिए लंबाई, थीटा डिग्री के लिए लंबाई 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा चाप की लंबाई। सिंपल सा था यार, जैसे इसको निकाला था वैसे ही निकालना था इसको। ठीक है, 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। ठीक, समझ आ रहा है दोनों फॉर्मूला? पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा था मैं, वृत्त के पूरे क्षेत्रफल की। ये देखो, पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा था, तो पूरा क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर। कितने डिग्री के लिए? 360। तो 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो थीटा डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। पूरे सर्कल के लिए ये लेंथ ऑफ आर्क, ये परिधि था। 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर था, तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बटा 360। थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? लिखो, अर्धवृत्त हाफ सर्कल, जल्दी से। अर्धवृत्त हाफ सर्कल, लास्ट है ये। इसके बाद 1 घंटे का और क्लास रहेगा, केवल क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें, केवल क्वेश्चंस करेंगे उसमें। जितना पढ़े हैं उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, वही तो मेन है, प्रैक्टिस तो उसी का करना है। ये तो पूरे फॉर्मूले हो गए, पूरे दिमाग में बैठ गए होंगे, इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे फिर। हाफ सर्कल बन जाएगा। पूरा सर्कल बना के उसका आधा हटा दो। ये पूरा सर्कल बनाइए, इसका आधा क्या करिए? हटा दीजिए। ये देखिए, ऐसा बन जाएगा हाफ सर्कल। नीचे वाला पोर्शन को हटा दीजिए। ये देखिए, ये क्या हो गया? हाफ सर्कल। सर्कल का आधा, वृत्त का आधा, अर्ध वृत्त। त्रिज्या तो वही रहेगा ना, कि त्रिज्या भी आधा हो जाएगा? त्रिज्या तो वही है ना, ये देखो, त्रिज्या तो वही है आर। चलो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा जल्दी से? पूरे क्षेत्रफल का आधा। पहले एक पूरा सर्कल था, इसका क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, अब आधा कर दिया तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई आर स्क्वायर बटा 2। यूनिट वही मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। परिधि बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। ठीक, पाई आर प्लस 2 आर। परिधि मतलब बाहर का माप, तो बाहर के माप में इस बार नीचे का एक ऐसा सीधा लाइन भी जुड़ जाएगा। पूरे का परिधि कितना देखे थे? ये देखो, पूरे का परिधि 2 पाई आर देखे थे। ये पूरे का परिधि 2 पाई आर। तो इतना परिधि कितना हो जाएगा? देखो, पूरे का परिधि था 2 पाई आर, इतना परिधि कितना हो जाएगा? पाई आर। लेकिन परिमाप की परिधि की बात कर रहा हूं, मतलब ये भी तो जुड़ेगा ना, ये भी तो बाहर के माप में शामिल हो जाएगा इस बार। देख पा रहे हो, ये कितना है? आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर, या पाई आर प्लस डी भी बोल सकते हो। सीधे फॉर्मूला पूछा व्यापम के 5-6 बार एग्जाम में, सीधे फॉर्मूला पूछा है ये, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, पाई आर मार देते हैं। ठीक, इसको पाई आर प्लस 2 आर। परिधि परिमाप का मतलब क्या? बाहर का माप। अब सर्कल में बाहर का माप क्या है? तो सर्कल में बाहर का माप केवल और केवल क्या है? परिधि ही तो है। यही तो है ना सर्कल, एक पूरा सर्कल बना रहा हूं, इसमें बाहर का माप मतलब ये है। ये देखो, बाहर का माप मतलब ये है। लेकिन मैं हाफ सर्कल बनाया, तो इस बार बाहर का माप ये तो है, इसके साथ में ये भी आ जाएगा। तो पूरा अगर 2 पाई आर है तो उसका आधा, मतलब इतने की बात करूंगा तो ये पाई आर, और ये कितना है? 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर, यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर या सेंटीमीटर।
आप कंफ्यूजन नहीं होगा, देख लो इसको, पाई आर प्लस 2r। कहाँ से आया परिधि का फॉर्मूला वो भी समझा दिया हूँ भाई। अब कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, पाई वाई को लेके सब कुछ हो गया है बात। जो आवश्यकता नहीं था इस चैप्टर में वो सारी बातें भी समझा दिया हूँ। केवल फॉर्मूला लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं इसको। पूरा बता रहा हूँ बेसिक कहाँ से बन रहे हैं फॉर्मूले, कब कौन सा फॉर्मूला बुक में लिखा है, कौन सा फॉर्मूला क्यों लिखा है। त्रिभुज को लेके हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा त्रिभुज में कौन सा लगाएं, भूल जा रहे हैं। दोनों लगा सकते हो, लेकिन क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों लगा पा रहे हैं, उसके कारण पे चर्चा हुई है पूरी। ये पाई की कहानी पूरी बताया था, यहीं से निकला था परिधि 2 पाई आर। पाई की पूरी कहानी ध्यान रखिएगा। इसके बाद वृत्त, क्षेत्रफल, परिधि, ये आपको ध्यान रखना है। व्यास अभी ध्यान रखिए, जीवा के बारे में भूल जाइए, अभी जीवा आगे चलकर आएगा। चाप की लंबाई, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा क्योंकि मैंने समझा दिया कैसे आया है ये। 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, तो एक के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360, थीटा के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। 360 के लिए लंबाई, चाप ही तो है ये पूरा पूरा चाप 2 पाई आर, तो एक के लिए इतना, थीटा के लिए इतना। हाफ सर्कल में दिक्कत क्षेत्रफल को लेकर नहीं है, पूरे का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोलने का मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा एरिया। पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आधा कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो क्षेत्रफल में तो सीधा आधा हो जाएगा, लेकिन परिधि बोलूंगा तो ये वाला भी ऐड हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। चलो